हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो रिलेशन को डीपली एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी हम रिलेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं थ्रू देयर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर सिर्फ आंसर निकालना हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी, बट अगर क्वेश्चन हमको कोई एक अपॉर्चुनिटी देगा कुछ और लर्निंग लेने की, तो हम उन लर्निंग्स को भी यहाँ पर ग्रैब करेंगे। क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी नई चीजें भी हो सकती हैं जो उन क्वेश्चंस के जरिए हमें पता चले कि इस चीज का ज्ञान भी हमें लेना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, उस परिस्थिति में हम फंसते हैं, तो हमें वहां पर उसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर नहीं करना है, बट एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना है कि हमें और लर्निंग मिलेगी। और फॉर्मेट यहां पर इस वीडियो लेक्चर को देखने का सेम रहने वाला है। फर्स्ट आप क्वेश्चन को रीड करना वीडियो को पॉज करके, एंड देन उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करना। बट हो सके तो आप पहले उसके सॉल्यूशन को खुद से टिंकर करना, सोचना उसके बारे में, एंड देन वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। और जिन बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैथमेटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर एम एल खन्ना। ये बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी पॉसिबल सिचुएशन आपके उस चैप्टर में, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी पॉसिबल सिनेरियो आ सकता है, उस चैप्टर से रिगार्डिंग, मिक्स चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो ये बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय एम एल खन्ना ये एक बेस्ट बुक रहने वाली है। और ना सिर्फ आपके आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, मेन इस बुक को जो हमें यूज करना है इज नॉट जस्ट फॉर डूइंग क्वेश्चन, बट फॉर गेनिंग नॉलेज। यहां पर आप नॉलेज को गेन करोगे इस बुक्स के क्वेश्चंस के जरिए, बिकॉज क्वेश्चंस आर जस्ट अ सिचुएशन। वो मात्र एक परिस्थिति होती है और हमें उस परिस्थिति से को ऑब्जर्व करना है और उससे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है। जवाब हम तक खुद ब खुद पहुंचेगा। तो यहां पर हम लोग इस चीज को शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं बुक को ओपन कर लेता हूं। काफी मोटी बुक है, लेकिन आप लोगों को आज के टाइम पे जो ये बुक मिलती है, दो पार्ट्स में मिलती है, तो वो थोड़ी पतली पतली लगती है, बट स्टिल उसकी अप्रॉक्स मोटाई एक बुक की इतनी तो होगी ही। तो दो बुक मिला के वो इतनी मोटी हो जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि एक ईयर की बुक है, ये 11-12 दोनों को मिला के आपकी इतनी मोटी बुक बनती है, ठीक है। बट क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन है। सो यहां पर देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई गेस आप लोगों ने देखते ही बता दिया होगा कि अगर इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए having m elements to a finite set b having n elements, then the number of relation from a to b is। इसका आंसर देखो सिंपल सा है, 2 to the power mn। क्योंकि लेक्चर्स के अंदर हमने इन चीजों को एक्सप्लोर किया था। टू बी प्रिसाइज लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने इस चीज को एक्सप्लोर किया था कि वो क्यों 2 to the power mn होता है, जिसके लिए हमने प्री रिक्विसाइट डिफाइन किया था कि आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम की नॉलेज लेके लास्ट लेक्चर, जो इससे पहले वाला लेक्चर है, उसको आपको रिविजिट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम साइड करते हैं। इसका आंसर है ए, 2 to the power mn, दैट्स ऑल। देखो इजी क्वेश्चन है यहां पर। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लेट आर बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पर मेंशन किया गया है कि आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है ऑन अ फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट्स। तो सेट ए जो है उसके अंदर एन एलिमेंट्स है। देखो यहां पर ना, जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो गो स्लो। अभी आपका स्टार्टिंग डेज है, आप उन चीजों को रीड करना स्टार्ट करो। तो आपको एकदम रेस में दौड़ना नहीं है, एकदम से दौड़ना स्टार्ट नहीं करना है। रीड स्लोली। जो नॉलेज हमारे पास है उस चीज का हमें यूज करना है, एंड देन उस नॉलेज की मदद से इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है और इसके जवाब तक पहुंचना है। तो भाई एक रिलेशन है, रिलेशन आपके एक सेट के थ्रू बनता है जिसमें दो सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो। तो यहां पर वो सेट है ए, तो आपने रिलेशन बनाया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपका जो रिलेशन है वो ए सेट से ए सेट के बीच में है। पहली इंफॉर्मेशन जो मैं यहां से ग्रैब कर पा रहा हूं वो ये है। दूसरी चीज, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है। सिंपल लॉजिक। तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली वो हमने नोट डाउन किया। एंड लेट देयर बी एम ऑर्डर्ड पेयर। तो अगली लाइन जो कहती है वो ये कहती है कि यहां पर एम ऑर्डर्ड पेयर है। एम ऑर्डर्ड पेयर। अब यहां पर ये बात आती है कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, तो हम अपनी नॉलेज का ही यूज करेंगे। देन आपको यहां पर ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो मैं जो यहां पर 1 1, अगर मैं इसी से इसी के बीच में कोई रिलेशन बना रहा हूं, तो 1 1 1 2 1 3, ये जो आपका ये जो सेट बना हुआ है, सेट के अंदर जो ये एलिमेंट है, इसी को आप लोग कहते हो ऑर्डर्ड पेयर। सो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो चीजें मैं डिफाइन कर पाया वो ये समझ पाया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। डिफाइन नहीं, जो मैं समझ पाया ऑर्डर्ड पेयर क्या होती हैं। ये पर्टिकुलर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और ए सेट टू ए सेट के बीच में बनाया है। बट एज पर द क्वेश्चन यहां पर हमें ए सेट के एलिमेंट्स नहीं गिवन है, बट हाँ हमें ये गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो एन के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपका जो ये रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव है, तो एम बताना है आपको कि वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा, या लेस देन इक्वल टू एन होगा, या इक्वल टू एन होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो देखो सिंपली इट्स अ सिचुएशन। अब अगर मैं अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन की नॉलेज का इस्तेमाल करूं, तो उस नॉलेज के हिसाब से जो चीज मैं कैच कर पा रहा हूं वो ये है
कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर ना फॉर ऑल होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के अंदर इफ होता है। यानी कि अगर ये सिचुएशन हुई सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में तो ये होना ही चाहिए, जो सिमेट्रिक के लिए है और जो ट्रांजिटिव के लिए है। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए होता है फॉर ऑल। तो अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट है तो यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर n ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ही आएंगे, n ऑर्डर्ड पेयर्स एज अ एलिमेंट वहां पर आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर हो गया कि भाई n ऑर्डर्ड पेयर मस्ट होगा, यहां पर यह चीज तो होना ही होना है, गारंटीड है। अब इसके अलावा वहां पर क्या हो सकता है कि देखो ये आ गया, उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रहेगा। इसके ऊपर कोई भी और ऑर्डर्ड पेयर आ गया, रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहेगा। जैसे अगर मैं इसी के बीच में बनाऊं तो 1 1 2 2 3 3, ये तो आपका मस्ट है। तो यहां पर n एलिमेंट्स है तो n ऑर्डर्ड पेयर, यहां पर देखो 3 ऑर्डर्ड पेयर यहां पर आए ही आए, तो ये रिलेशन अभी रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर मैं इसमें 1 2 डाल दूं, अगेन ये पेयर जो है मेरे पास, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपके लिए ये कंडीशन मस्ट थी रिफ्लेक्सिव के अंदर। बस इतनी सी कहानी है इसकी। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो m जो होगा, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर होंगे वो तो m है, तो m की वैल्यू n के बराबर मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, क्योंकि n जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है कि भाई इतने तो होंगे ही होंगे। तो m इज इक्वल टू n। अब जैसे आपने एक एडिशनल ऑर्डर्ड पेयर डाल दिया तो m कैन बी ग्रेटर देन n, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों अगर साथ ले तो यहां पर आ जाएगा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। और अब बारी है उस ज्ञान का यूज करके, जो ज्ञान हमारे पास था उसके जरिए आंसर तक हम पहुंचे हैं। यानी कि हमने आंसर को डिराइव नहीं किया है, हम परिस्थिति को ऑब्जर्व करके अपने ज्ञान के जरिए जब कम्युनिकेट किया तो हम रिजल्ट तक पहुंच पाए, और वो रिजल्ट हमारे पास है ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन। तो देखते हैं 2 का आंसर क्या है। 2 का आंसर है ए, यस दैट्स करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका ऑप्शन जो कि है m ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो देखो आपका क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। तो अगेन यहां पर हम लोग जो चीजें हम लेक्चर्स में कर रहे थे वही चीज यहां पर कर रहे हैं, और वो ये है ऑब्जर्व द सिनेरियो, आस्क द राइट क्वेश्चन। जो परिस्थिति के अनुसार जो सही सवाल बनता है वो पूछना है, टॉक मैथमेटिकली, कम्युनिकेट करो उसे मैथमेटिकली, जवाब तक आप खुद ब खुद पहुंच जाओगे। चलो तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। 2 पॉइंट्स A and B in a plane are related if OA is equal to OB, where O is a fixed point. This relation is partial order relation, equivalence relation, reflexive but not symmetric relation, reflexive but not transitive relation. अब देखो यहां पर दौड़ना नहीं है, अगेन क्वेश्चन के लिए दौड़ना नहीं है। हमारे पास इस क्वेश्चन ने एक चीज दी है, हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि देखो हमने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हमारे सिलेबस के अंदर ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं आया है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं आया है। तो यहां पर ये एक्चुअली में है क्या। अब मुझे अगर ऑप्शन ए ही नहीं पता है तो इस हिसाब से तो मैं उस ऑप्शन को सेलेक्ट कैसे कर पाऊंगा अगर वो आंसर सही हुआ तो इट मींस आउट ऑफ द सिलेबस एक कंटेक्स्ट आ गया है मेरे पास जिसका मुझे थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं, जब लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के नंबर्स को ढूंढ रहे थे, तो वहां पर पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअली में, बट शायद मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के नंबर को खोजना, ये आप लोगों का टास्क होगा। मैं एक बार वीडियो देख लूंगा, बट जहां तक मुझे लग रहा है मैंने वो चीज बोली थी, अगर नहीं बोली है तो सिमेट्रिक रिलेशन के नंबर्स को जो हमने खोजा था तो उसके अगेंस्ट हमारे पास एक और टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या होता है और इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशंस आप, पॉसिबल रिलेशंस आप बना सकते हो, ये टास्क आप लोगों के लिए है। अगर लास्ट वीडियो में नहीं दिया है तो इस वीडियो में इसको एज अ टास्क ले लो, और वो रिलेशंस जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं उनको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, और वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होते हैं, एंटी सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं उनको कहते हैं हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो यहां पर हमने 8 टाइप्स ऑफ रिलेशन देखे थे। ये थोड़ा मैथमेटिक्स की फील्ड में और डीप डाउन जाने के बाद हम लोगों को पता चला डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, जो कि आगे चल के आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन के टाइम पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो वहां पर आप इस टाइप के रिलेशन को भी जानोगे। तो ये हो गया 9th टाइप का आपका रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन सिर्फ वही 8 होते हैं ऐसा नहीं है, उसके ऊपर भी मिलेंगे, आपको चीजें जानने को मिलेंगी। तो देखो इस क्वेश्चन ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी एक्स्ट्रा ज्ञान को हासिल करने की, जो कि हमने अभी किया। तो अब अगर मैं अपना थोड़ा सा एप्टीट्यूड लगाऊं कि भाई अपने कंटेक्स्ट में चलूं कि अपने सिलेबस में तो यार ये है ही नहीं, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको सिर्फ और सिर्फ ये जो नाम दिया गया है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, अगर मेरे सिलेबस में ही नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डराने के लिए दिया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास से 3 ऑप्शन बचते हैं, B, C and D, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये रिलेशन हमारे पास बचता है। तो अब मैं देखूं कि अगेन चलो आपने ऑप्शन की बात तो कर ली, बट यहां तो क्वेश्चन भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो यहां पर इस बात को समझना, मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, टॉकिंग मैथमेटिकली इज योर सेकंड स्टेप एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज योर थर्ड स्टेप। सोल्यूशन तक आप खुद पहुंचोगे। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि यार
अगर मैं फॉर्मूले वाले रास्ते से आगे बढ़ता तो ये क्वेश्चन मुझे 1% भी समझ नहीं आता। यहां पर ये क्वेश्चन मुझे सोचने को कह रहा है। एंड एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। तो यहां पर अब ये क्वेश्चन हुआ जेन्युइन क्वेश्चन जो आपकी थिंकिंग को टेस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको एक्चुअली में एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं और आपके मेंटल लेवल को बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे, फील करेंगे, अपने अपनी थिंकिंग पावर का यूज करके एक इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे, वहां पर ओ ए ओ पी इस तरीके से हम क्रिएशन करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या समझ आ रहा है। और उस समझ के साथ अगर जवाब तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं समझ आया तो थोड़ा और सोचेंगे, नहीं समझ आया तो थोड़ा और सोचेंगे, फिर नहीं समझ आया तो थोड़ा और सोचेंगे, लेकिन एक ही गलती को बार बार नहीं करेंगे, उसमें कुछ संशोधन करेंगे। और एक टाइम आएगा जब हम सही सोच के साथ सही जवाब तक पहुंच जाएंगे और यही आपकी ट्रू लर्निंग होगी। तो इस फॉर्मेट को आपको यहां पर यूज करना होगा। और ये कोई फॉर्मेट मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई एल्गोरिदम है, दिस इज द राइट वे। मैं अगर मैं सही वे में कहूं तो यही वो सही रास्ता है जिस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना चाहिए, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। इनका भी राइट वे है और वो वही है, ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सही सवाल पूछना, मैथमेटिकली बात करना और ऑब्जर्व करना, इसी रास्ते जब आप चलोगे तो आप जवाब तक पहुंचना स्टार्ट कर दोगे। तो यहां पर हम देखते हैं, अब जरा सिनेरियो को देखते हैं। मेरा मार्कर कहां गया यार? ओके चलो कोई बात नहीं, दो हैं। सो यहां पर है आपके पास 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन द प्लेन, ठीक है, 2 पॉइंट है आपके पास प्लेन के अंदर। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन ऐसी चीज जिसकी लेंथ ब्रेड्थ होगी, वो 2 डायमेंशनल फिगर होगा। तो यहां पर एक 2 डायमेंशनल फिगर, यानी कि जो ये मेरा बोर्ड है, अगर मैं इसको देखूं तो ये ही मेरे लिए एक प्लेन की तरह काम कर रहा है। अब इस प्लेन के अंदर मेरे पास है, यहां पर है 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहां पर मैं 2 पॉइंट लेता हूं, ए और बी। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास ए, ये पॉइंट हो गया मेरे पास बी। अब ये रिलेट होंगे इफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। तो ए और बी को आप तभी रिलेट कर सकते हो जब ओ ए एंड ओ बी आपके इक्वल होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट लेना होगा मुझे ओ, ठीक है, वेयर ओ इज अ फिक्स पॉइंट। तो भाई ए बी आपके कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, इस प्लेन के अंदर बहुत कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, बट ओ आपका फिक्स पॉइंट है। तो जो ज्ञान जो सिनेरियो क्वेश्चन के अंदर लिखा है, मैंने सिर्फ उसका ब्लूप्रिंट यहां पर रेडी किया और मैंने कहा कि भाई ये रहा मेरे पास ओ ए और ये रहा मेरे पास ओ बी, ठीक है, ओ ए एंड ओ बी। एंड एज पर द सिनेरियो ओ ए मेरे पास ओ बी के इक्वल होना चाहिए। तो अब अगर मैं लॉजिकली अपने सराउंडिंग में सोचना स्टार्ट करूं तो ऐसी सिचुएशन जहां प्लेन में एक पॉइंट फिक्स है और ए बी सी डी, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो यहां पर सी ले लो, यहां डी ले लो, यहां ई ले लो। अगर मैं कहूं कि ए बी सी डी ई को मुझे रिलेट करना है, ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके, या ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके ए सेट के अंदर लाई करते हैं, तो इन सब में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई आपके क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अगर ए बी में रिलेशन चाहिए तो ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, ए सी में रिलेशन चाहिए तो ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट ले लो पी, तो ओपी भी हो सकता है बट ये रिलेट नहीं होंगे क्योंकि ओ ए एंड ओपी आपके इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन द प्लेन, बट उन्हीं पॉइंट्स को रिलेट करना है जिनका डिस्टेंस ओ से, जिनका डिस्टेंस अगर ओ से मैं एक लाइन बनाता हूं हमेशा इक्वल आते हैं। तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। अब देखा, थिंकिंग पावर की मदद से हमने क्या ढूंढ लिया? हमने कहा कि ये जो सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, ये सारे पॉइंट्स कहां लाई करते हैं? सर्कल के सरकमफ्रेंस पर लाई करते हैं। कहां लाई करेंगे? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे। तो यहां पर क्लियरली अब मुझे क्या मिल रहा है? अगर मैं देखूं कि ये सारे पॉइंट्स जो रिलेटेड हैं वो सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, तो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, अगर मैं इनको देखूं तो ए बी, अब मेरा रिलेशन क्या है भाई? लेंथ इक्वल है तो ए बी के साथ रिलेटेड हो गया, ठीक है, और बी सी के साथ रिलेटेड हो गया और बी डी के साथ रिलेटेड हो गया। अब देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, एंड मैं ये भी कह सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये सारे किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। तो ये लेंथ क्या बन जाएगी हमारे लिए? बेसिकली रेडियस बन जाएगी। और मैं यहां लिख सकता हूं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और मैं लिख सकता हूं यहां पर ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, ठीक है। तो इन चीजों से मेरा रिलेशन क्या बन रहा है कि नाउ भाई ए रिलेट कर रहा है ए के साथ, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, ए रिलेट कर रहा है सी के साथ, सी रिलेट कर रहा है ए के साथ, एंड मैं ये भी लिख सकता हूं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो मैं कह सकता हूं बी रिलेट कर रहा है सी के साथ। अब देखो, लॉजिकली सोचो, इस पॉइंट पर, इस सरकमफ्रेंस पे मौजूद जितने भी पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड, जेड के बाद ए बी ए सी ए थ्री, जितने भी पॉइंट आप बना सकते हो वो सारे पॉइंट ओ ए, मान लो एक पॉइंट है ए, तो ओ ए के बराबर है, ओ जेड के बराबर है, ओ एक्स के बराबर है, ओ के के बराबर है, ओ एफ के बराबर है। तो यानी कि सारे पॉइंट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन के अंदर लाई कर रहे हैं। इट मींस ये क्लियरली आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा, रिफ्लेक्सिव के क्राइटेरिया को ये पार कर रहा है। अब ओ ए लेता हूं सिमिलर वे में और ओ बी लेता हूं, तो अगर ओ ए इक्वल टू ओ बी है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि OB इक्वल टू OA है, यानी कि रिलेशन में AB अगर आएगा जो कि क्या इंप्लाई करेगा OA इज इक्वल टू OB, तो रिलेशन में B कॉमा AB आएगा जो इंप्लाई करेगा OB इक्वल टू OA। तो ये भी आपका इस सिनेरियो के लिए करेक्ट साबित होता है, यानी कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। OA OB के इक्वल है एंड OB OC के इक्वल है, तो क्लियरली क्योंकि तीनों की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB, जिससे क्या रिलेशन बनता है A कॉमा B, एंड OB इज इक्वल टू OC, जिससे क्या रिलेशन बनता है B कॉमा C, और OA इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास यहां पर OA OC के बराबर है, जिससे क्या रिलेशन बनता है A कॉमा C, और ये हर जगह पाया जाएगा, कोई भी पॉइंट ले लो सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो इसका मतलब यहां पर ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन बन गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो कितना आसान है इस चीज को समझना, सही वे में ऑब्जर्व करना है। इट्स नॉट कि यार कोई फॉर्मूला मिल जाए बस हमें सॉल्व करना है। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन। ठीक है, बाकी के 2 स्टेप आपको अच्छे से बैठ ही गए होंगे, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन। जवाब तक आपको नेचर पहुंचाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है बी ऑप्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो थर्ड का आंसर देखें अगर हम, यस इट्स बी। ठीक है, तो चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन है, बट देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को रीड कर लो। ए बी 2 सेट्स हैं, A क्रॉस B आपका किया है यहां पर। ठीक है, ए बी आपके पास 2 सेट है, कहां गया, A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट है। ठीक है, A क्रॉस B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो क्वेश्चन बता रहा है दैट इज 6। ठीक है, और उन 6 एलिमेंट्स में से 3 एलिमेंट्स आपको दिए हैं A क्रॉस B के। A क्रॉस B एलिमेंट का जो सेट है उसके 3 एलिमेंट क्या है, 1 कॉमा 4, 2,6 एंड 3,6, एंड बाकी के 3 एलिमेंट्स यहां पर नहीं गिवन है। ठीक है, कोई बात नहीं, और आपको बताना है फाइंड बी क्रॉस ए, आपको बी क्रॉस ए बताना है। अब भाई ऑब्वियसली ए आपका आगे है तो ये एलिमेंट्स जो होंगे वो ए में लाई करेंगे। ठीक है, और जो बी में एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 4 6 6, यानी कि 4 एंड 6। अभी तक जो हम फाइंड कर पाए कि ए का जो सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 एंड 3, और बी के अंदर जो एलिमेंट हम ढूंढ पाए हैं वो है 4 6। 6 2 बार है, लेकिन लिखना तो अपने को सेट के अंदर एक ही बार होता है, क्योंकि वो क्या होता है आपके कलेक्शन ऑफ डेटा के बराबर होता है। तो 6 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट 6। ठीक है, चलो ये लिख लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6, और 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, 6 आने की पॉसिबिलिटी है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1। तो यहां पर ए के अंदर ऑलरेडी 3 एलिमेंट आ चुके हैं, तो अगर मैं यहां पर देखो 3 मल्टीप्लाई 2, ये पॉसिबिलिटी यहां पर हम फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि ए के अंदर 3 एलिमेंट आ चुके हैं और बी के अंदर देखो बाय डिफॉल्ट 2 एलिमेंट है। तो इट मींस हमारे पास एग्जैक्ट ए और बी सेट को हम ढूंढ चुके हैं, यानी इक्वेशन सुपर डुपर इजी है, ऑलरेडी आपको वो सेट्स बता दिए। तो अब बारी आती है आपके पास बी क्रॉस ए बनाने की। आपको ये ढूंढने की वैसे जरूरत नहीं है, और ढूंढना भी हुआ अगर क्वेश्चन भी आ गया कि चलो आप ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स बताओ, इसी से एक और क्वेश्चन बना लेते हैं। तो 1 4 है, 2 6 है, और 3 6 है, तो अभी 1 6 बचा हुआ है, तो यहां पर 1 6 डाल दिया। अब 2 का 6 के साथ है 2 4 बचा हुआ है, 2,4 डाल दिया, और बचता है 3 6 है मेरे पास, ये आ गया 3 6 आ गया, और 3 4 बचा हुआ है, तो यहां पर 3 4 डाल दिया। दैट्स इट, माय रिलेशन इज कंप्लीट। अब बी क्रॉस ए बताते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी सेट आगे आ जाएगा, 4 6 1 2 3, तो 4 1 4 2 4 3, तो यहां पर बना 4 1 4 2 4 3, 6 1 6 2 6 3, 6 1 6 2 6 3, एंड दैट इज योर आंसर। काम खत्म, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अपना रुख करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप रीड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चंस में ध्यान रखना, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कुछ नया सीखने की, तो वो सीखने का मौका बिल्कुल ना छोड़ना। मेरा ध्यान अभी भी मेरे ब्लू मार्कर की तरफ जा रहा है, जो कि मुझे मिल नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहीं से इन्हीं 2 मार्कर से कंटिन्यू करते हैं। तो 5th क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू 1 2 3, फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेटेड फ्रॉम ए टू बी और नॉट। ठीक है, तो देखो ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहे हैं, ये हम देख के ही बता सकते हैं। आपके पास ए सेट है, आपके पास ए बी सी डी। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं, ए सेट है मेरे पास ए बी सी डी। ठीक है, एंड बी सेट है मेरे पास कहां गया, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, इनको ऑर्डर्ड पेयर आपको शो किए गए हैं ऑप्शंस के अंदर, जैसा कि आपको नजर आ रहा है।
फाइंड वेदर और नॉट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर आर रिलेशन फ्रॉम। अब आपको ये बताना है कि ये जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं एबीसी के अंदर, क्या ये रिलेशन बनाएंगे ए टू बी के अंदर या नहीं बनाएंगे। अब रिलेशन आपका जो भी होगा वो आपके इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसेट होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं रिलेशन वन को जो कि है ए वन, तो ए और वन का ए और वन आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। ए एंड थ्री कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा, ए एंड थ्री कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएगा। अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख सकते हो ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, ठीक है, बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री, सी कॉमा वन, सी कॉमा टू, सी कॉमा थ्री, डी कॉमा वन, डी कॉमा टू, डी कॉमा थ्री। ठीक है, देखो ये आ गया मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन के अंदर जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं यानी कि एलिमेंट्स हैं वो इसके सबसेट होने चाहिए, यानी कि उनकी मौजूदगी यहां पर होनी चाहिए। तो पहले रिलेशन में देखूं तो A1 एंड आपका आता है A3, तो ये मौजूद है, यानी कि R1 जो है वो रिलेशन बना सकता है A सेट टू B सेट के अंदर। अब आते हैं R2 में। R2 में है आपके पास B1 C2 D1, ठीक है, B1 C2 D1, तो ये भी मौजूद है यहां पर, यानी कि R2 भी आपका सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि R2 भी आपका रिलेशन हो गया। अब आते हैं आपका रिलेशन R3 में जिसमें है A1 है, आपके पास है B2 है, और तीसरा पार्ट है आपके पास 3C। C3 नहीं है, 3C है, जो कि उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि R3 जो है वो आपका रिलेशन नहीं बनाएगा इन दोनों सेट्स के अंदर, यानी कि R3 इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन फ्रॉम A सेट टू B सेट। तो यहां पर जो C ऑप्शन है यानी कि C पार्ट है वो यहां पर नॉट वाली कंडीशन में आएगा, और A और B जो है वो यस वाली कंडीशन में आएंगे कि यस वो उनके रिलेशंस, वहां पर रिलेशन पॉसिबल है, वो रिलेशन पॉसिबल है। ठीक है, डन। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी हुआ। अब बढ़ते हैं आपके पास, भाई अगले क्वेश्चन को आप रीड करो, ठीक है, रीड करो फटाफट। तो ये है, अगर A1 2 3 4 है डिफाइंस अ रिलेशन ऑन A विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का क्या है, आपको एक सेट दे दिया गया है ए सेट दे दिया गया है जो कि है 1 2 3 एंड 4 तक ही है। यस, आपको एक ऐसा सेट बनाना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो मुझे सिंपली अगर मेरा एक रिलेशन बनाना है R1 जो कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट 1 1 2 2 यहां पे सीक्वेंस में लिखते हैं, 3 3 4 4, ये मेरे पास लाइक कर गया। अब मैं अपनी नॉलेज जो मेरे पास है उसके जरिए मैं इससे बात करूंगा। अगर मैं यहीं तक छोड़ दूं तो ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एलिमेंट्स हैं ये आपके सिमेट्रिक भी होते हैं, क्योंकि वन का वन के साथ रिलेशन है तो इस वन का इस वन के साथ रिलेशन है। यानी कि आप दोबारा से अगर 1 1 लिख दो बट सेट के अंदर आप सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हो, एक ही बार से काम चला लेते हो, तो आप ऐसे कह सकते हो इसका रिलेशन इसके साथ, तो ये वाला वन आगे आ गया तो इसका रिलेशन इसके साथ। यानी कि इस तरह के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके पास जिसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं कॉमा के आगे और पीछे, वो आपके रिफ्लेक्सिव के लिए भी काम आ रहे हैं और सिमेट्रिक के लिए भी काम आ रहे हैं। तो इनको दो बार लिखने की बजाय सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, तो यानी कि यहां पर अभी फिलहाल ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करें, इस वन का इस वन के साथ रिलेशन है, तो हम आगे बढ़ते हैं तो वापस से 1 1 लिखते हैं और वापस से 1 1 लिख देते हैं। तो यानी कि ऐसे देखो, ये वन है, ये दूसरा वन है, इस वन का इसके साथ रिलेशन है और यही वन यहां लिया, इसका इस वन के साथ रिलेशन है। इसके लिए मैं बॉक्स लगा देता हूं, तो इस बॉक्स वाले वन का मतलब इस वाले वन का बॉक्स वाले वन के साथ रिलेशन आ जाएगा। 1 1 यहां पर बॉक्स वाला वन मैंने बना दिया, तो देखो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इस वक्त ये रिलेशन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है, बट मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें सिमेट्रिक पार्ट ना हो। ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहां पर इसको 2 3 बार से हटाते हैं, तो यहां पर मैं अभी 1 1 लिख देता हूं। और अब इसमें मैं जानता हूं कि रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर ऑल चाहिए, तो मैंने फॉर ऑल कर दिया। अब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए बट ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो मैं यहां पर ट्रांजिटिव के लिए क्या करता हूं, एक एलिमेंट लेता हूं 1 2, ठीक है, 1 2 लिया मैंने, फिर लेता हूं मैं 2 3 एंड मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूं जो कि हो जाएगा 1 3। तो 1 2 के साथ रिलेटेड है, 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो 1 और 3 आपस में रिलेटेड होने चाहिए, जो कि ये रहा। और मैं यहां पर अपना ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। अब देखो, अब जरा इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जो रिफ्लेक्सिव का पार्ट है वो लाइक कर रहा है। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर आपका ए बी बी सी सी डी डी ई जितने भी एन तक है वो सारे लाइक करने चाहिए, वो कर रही है। और इफ अगर ये लाई करेगा, ये और ये लाई करेगा, इफ ये और ये लाई करेगा, तो ये होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है। तो 1 2 है यानी ए बी है, 2 3 है यानी बी सी है, तो ए सी लाइक करना चाहिए, वो कर रहा है, और ये क्या बन गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये फॉर ऑल के लिए नहीं होता, ये इफ के लिए होता है। रिफ्लेक्सिव में फॉर ऑल है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में इफ है। तो सिंपल कंडीशन, तो इफ वाला एक कंडीशन मैंने यहां लगा दिया। और अब देखते हैं हम इसके सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, क्या है, नहीं है यहां पर, तो इट मींस यहां पर सिमेट्रिक ही, तो इफ आ गया ना, 1 2 है
अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। क्या वो मौजूद है? नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट मौजूद होगा तो उसको सिमेट्रिक होने के लिए उसका काउंटर पार्ट यानी कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, वो नहीं है। इट मींस ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव को फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है, बट सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये रिलेशन बन गया आपका रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो देखो एग्जाम्पल बन गया, कितना इजी है। जो नॉलेज है हमारे पास वही नॉलेज हमको जवाब तक लेकर जाएगी और कुछ नहीं है। अब अगले पार्ट पे जाते हैं। सिमेट्रिक होना चाहिए बट ना ही रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये सारे होने जरूरी हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे होने जरूरी हैं। लो भाई एक मिटा दो। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैंने यहां से आर हटा दिया, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रांजिटिव है, अभी ये ट्रांजिटिव है तो कोई एक यहां से भी मिटा दो। चलो पूरा ही हटा देता हूं मैं। तो यहां पर अभी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है 1 1 के साथ, तो 1 1 के साथ तो सिमेट्रिक है। अब यहां पर ले लो 1 2 ले लो और एक सिमेट्रिक के लिए 2 1 ले लो, ठीक है। आपने 1 3 लिया तो 3 1 ले लो, आप ये लो या ना लो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर इफ आता है। अब आप ले लो यहां पर 1 4 एक और ले लो चाहे तो यहां पर 4 1 होना चाहिए। अब चले जाओ आप यहां पर चले जाओ 2 3 पे, तो यहां पर होना चाहिए 3 2। और देखो ये बन गया आपके पास एक सिमेट्रिक रिलेशन जो कि ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, ठीक है। प्रूफ 4 4 है नहीं, रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो कोई भी एक नॉन ट्रांजिटिव पार्ट ढूंढ लो। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब 2 का कोई और रिलेशन देखो, 2 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 1 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, भाई ट्रांजिटिव है। एक नॉन ट्रांजिटिव पार्ट ढूंढते हैं। 2 का 1 के साथ रिलेशन है और 1 का 3 के साथ रिलेशन है, तो 2 का 3 के साथ रिलेशन ये भी मिल गया, ठीक है। 3 का 1 के साथ रिलेशन है और 1 का 4 के साथ रिलेशन है। 3 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का रिलेशन 4 के साथ होना चाहिए, जो कि यहां पर प्रेजेंट नहीं है। यानी कि इफ वाली कंडीशन आ गई। अगर 3 1 है 1 4 है तो ये 3 4 होना चाहिए था, पर वो नहीं है, इसलिए ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। कितना सिंपल है। और इन क्वेश्चन के जरिए हमारी नॉलेज जो है वो और कितनी पक्की होती जा रही है, कितने बेहतरीन तरीके से हम उस चीज को समझते जा रहे हैं, ठीक है। अब चाहे तो आप इतना बड़ा एग्जांपल बना लो, चाहे आप सिर्फ एक एलिमेंट दिखा दो, बस 1 2 2 1, स्टिल ये रिलेशन आपका क्या है, सिर्फ सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 4 4 है नहीं, रिफ्लेक्सिव गया। 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, तो यहां पर 1 1 होना चाहिए। नो, राइट नाउ ये अभी ट्रांजिटिव है, अभी ये ट्रांजिटिव है, तो मुझे एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 4 4 4 1, ठीक है। अब मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ, अब मेरा यहां पर कंप्लीट हुआ सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन। 3 4 है, 4 3, ठीक है, सॉरी यहां पर 1 लिख दिया था, माफ करना, 4 3 होगा। तो अब ये रिलेशन जो है मेरे पास वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव, अभी भी ट्रांजिटिव है। 3 का 4 के साथ है, 4 का 3 के साथ है, तो 3 का 3 के साथ होना चाहिए, जो कि मौजूद है, जो कि मौजूद है। तो मैं यहां पर करता हूं 4 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, सॉरी 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 4 का 4 के साथ होना चाहिए। अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो ए बी है, बी सी है, ये सी वाला 4 है, तो 4 4 होना चाहिए, बट 4 4 यहां पर मौजूद नहीं है। अब जाके ये बन गया आपका सिमेट्रिक, ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ओहो ये बन गया सिमेट्रिक, लेकिन यहां पर नजर आया कि 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 इसको क्या बना देगा, ट्रांजिटिव बना देगा, तो 1 1 यहां पर मौजूद था। फिर अगेन मैंने एक एग्जांपल लिया और मुझे लगा कि हो गया, चलो फाइनली आ गया, लेकिन ध्यान गया जब ऑब्जर्वेशन गया। यानी कि अगर आप गलती कर रहे हो ना तो उस गलती को भी ऑब्जर्वेशन ही सुधारेगी। बस फटाक से आंसर टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, आंसर निकालने के बाद भी ऑब्जर्वेशन। ये जो जल्दी वाला काम है ना, इसके लिए अपने आपको रेडी करना है एग्जाम टाइम के लिए। अभी के लिए पूरी ऑब्जर्वेशन, आंसर निकाल लिया, स्टिल ऑब्जर्व करो, क्या पता आपको आपकी गलती, वो जो गलती आप कर रहे हो ऑब्जर्वेशन के जरिए आपको मिल जाए और आपकी नॉलेज वहां पर और बेहतर ही होगी और इंक्रीज और एनहांस ही होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर मिला कि 3 4 लिया, 4 3 लिया, तो 3 3 मौजूद था। तो खुद से फिर नेक्स्ट टाइम मैंने दिमाग लगा लिया कि ओहो 2 बार मैं गलती कर चुका हूं और ऑब्जर्वेशन ने मेरी गलती ढूंढ दी। तो मैंने क्या किया, 4 2 2 4 लिया, ताकि मेरा 4 4 आया, 4 4 तो मैंने यहां पर लिया ही नहीं था। सो अब बन गया ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब बचता है ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों के लिए एज ए टास्क, यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट करके आप इसको तो टाइप कर ही सकते हो आराम से। तो एक रिलेशन टाइप करके मुझे बताओ, और ऐप पे देख रहे हो तो चैट के अंदर इसका आंसर मुझे प्रोवाइड करो, ठीक है। तो आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इस क्वेश्चन को देख सको और इस चीज को, मतलब इसका आंसर मुझे आप प्रोवाइड करोगे। चलो तो यहां पर आते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है ये 7th क्वेश्चन। तो भाई यहां पर है आपके पास, लेट ए 1 2 3, ए जो है आपके पास दैट इज 1 2 3, ठीक है। ए सेट जो है मेरे पास है 1 2 3, एंड लेट R1 R2 एंड R3
फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द रिलेशन R1 R2 R3 R4 ऑन A इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो भाई यहां पर R1 रिलेशन को अगर मैं देखता हूं, देख के ही बता सकते हैं 1,1, ठीक है, 1,3 1,3, फिर अगला पार्ट है मेरे पास 3,1 3,1, 2,2 2,2 2,1 और लास्ट पार्ट है मेरे पास 3,3। ठीक है, अब जरा R1 पे चेक करें, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इनमें से मुझे बताना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं उस पार्ट को देखूं, यस फाइनली मिल गया, अब तो ब्लू मार्कर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 ये तीन यहां पर लाइक कर रहे हैं, यानी रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव के क्राइटेरिया को इसने पार कर लिया, तो यहां पे मैं R लिख देता हूं, R फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ। तो भाई 1 1 2 2 3 3 ये तो सिमेट्रिक के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। 1 3 पे चलते हैं, अगर 1 3 है, इफ 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, जो कि ये रहा 3 1 है। ठीक है, अब 1 3 3 1 हो गया, अगली चीज पे चलते हैं। 1 3 और 3 1 हो गया तो 2 2 भी है, 2 1 पे चलते हैं। अगर 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। तो क्या यहां पर आपको 1 2 नजर आ रहा है? अगर मैं इसको देखूं तो 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए। तो क्या 1 2 यहां पर मौजूद है? नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए मैं यहां पे एक कट लगा देता हूं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। ठीक है, ट्रांजिटिव की तरफ तो 1 1 2 2 3 3 ये तो ट्रांजिटिव के लिए एप्लीकेबल है। 1 1 1 1 1 1 तो ये आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव की तरफ। सो इफ 1 3 अवेलेबल है तो 1 3 है, तो बी एलिमेंट कौन सा है? 3, तो यहां पर 3 मौजूद है और यहां पर 3 मौजूद है। तो अब हमें देखना है 1 3 3 1, तो यहां पर क्या बनेगा आपका जो थर्ड पार्ट बनेगा, दैट विल बी 1 1, जो कि मौजूद है। ठीक है, तो अभी तक तो ट्रांजिटिव है। अब 1 3 के साथ दोबारा 3 कहां आता है? यहां पर आता है। तो 1 3 3 3, तो यहां पर 1 3 मौजूद होना चाहिए। ठीक है, क्या यहां पर 1 3 मौजूद है? जवाब है नहीं। इसके अंदर 1 3 यस मौजूद है, माफ करना 1 3 मौजूद है। तो ये देखो 1 3 और इसका 3 3, तो इस हिसाब से पहला ए और सी को हम उठाएंगे तो क्या बनेगा? 1 3, जो कि ऑलरेडी यही है। तो यानी कि अभी तक इसने ट्रांजिटिविटी को फॉलो किया है, तो यानी कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं 3 इस पे आते हैं, 3 1 पे आते हैं। 3 1, अगला 1 कहां पर है? ये रहा 1 1। ठीक है, 3 1, सिंपली देखो 3 1 और फिर ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसमें 1 पहले हो। तो यहां पर है 1 1, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? 3 1, तो यस ये भी मौजूद है। 3 1 ये रहा, 1 1 ये रहा, 3 1 वही का वही एलिमेंट है, यानी ट्रांजिटिव है, अभी तक ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब लेते हैं 2 2 को, ट्रांजिटिव में आता है। 2 1 को लेते हैं, तो 2 1, अब ऐसा एलिमेंट देखो जिसमें 1 आता है पहले, तो वो इसमें आता है, इसमें आता है, बस। तो यहां पर आएगा 1 1 और फिर से लिख लेता हूं 2 1 और यहां पर 1 3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? 2 1 और इसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? 2 3। तो 2 1 को देखें, क्या 2 1 मौजूद है? यस, 2 1 तो इसी के अंदर है, ये रहा मौजूद है। अब यहां पे 2 1 1 3, तो 2 3, क्या 2 3 मौजूद है? और यहां पर गेम ओवर हो गया, 2 3 मौजूद नहीं है। अगर 2 1 मौजूद है, 1 3 मौजूद है, तो 2 3 भी मौजूद होना चाहिए। एक बार ध्यान से देखें, 2 3 मौजूद है, नहीं है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक भी आपका नॉन ट्रांजिटिव पार्ट आ गया, रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये ट्रांजिटिविटी भी आपका यहां पर कैंसिल। कितना सिंपल है ना ढूंढना। ठीक है, और इसी ढूंढने के साथ हमको यहां कोई प्रोसेस याद नहीं करना है, लेकिन इस ढूंढने के जरिए हमारा प्रोसेस डेवलप हो रहा है। पहले प्रोसेस याद करके क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन करने के दौरान अपने प्रोसेसेस को डेवलप करना है। ठीक है, अब जो प्रोसेस मैंने यहां डेवलप किया है ना, वो अगले रिलेशन में देखो मुझे हेल्प करेगा, अगले रिलेशन में मुझे हेल्प करेगा। और मैं अगले रिलेशन की तरफ बढ़ता हूं, R2 रिलेशन की तरफ, जो कि है मेरे पास 2 2 2 2। ठीक है, फिर आता है 2 2 3 1 2 2 3 1 और फिर अगला है आपके पास 1 3। ठीक है, आपको यह बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो R S T रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, क्योंकि भाई ए में 3 एलिमेंट है, 1 1 2 2 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव को कट कर दिया, सिमेट्रिक को देखते हैं। तो पहला एलिमेंट प्रोसेस बन गया, पिछले क्वेश्चन को करने से ऑब्जर्वेशन के जरिए मेरा प्रोसेस बन गया है। तो 2 2 लेता हूं, इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होना चाहिए? 2 2, जो कि मौजूद है, तो ये सिमेट्रिक है, डन। अगला पार्ट लेते हैं 3 1, तो इसका सिमेट्रिक क्या होना चाहिए? 1 3, तो यानी कि सिमेट्रिक है। अगला पार्ट लेते हैं 1 3, ले लेते हैं, अभी तो लर्निंग फेज में है, तो 3 1 होना चाहिए, ये भी मौजूद है, यानी कि ये सिमेट्रिक है। तो भाई सारे एलिमेंट्स ने सिमेट्रिक को फॉलो किया, सिमेट्रिक है। अब बढ़ते हैं ट्रांजिटिव की तरफ, 2 2 ले लेते हैं, तो 2 2, फिर एक ऐसा एलिमेंट देखो, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट देखो जिसमें ये वाला 2 पहले आता हो, तो वो अगेन 2 2 है, तो इससे ट्रांजिटिविटी के लिए क्या बनेगा? 2 2, तो ये मौजूद है, यानी कि ये अभी ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, 3 1 लेते हैं, 3 1, फिर अगला पार्ट क्या होगा मेरे पास?
अगला पार्ट जिसमें 1 आना चाहिए तो 1 यहां पर इसमें है 1,3, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए 3,3। क्या 3,3 लाई कर रहा है इस सेट के अंदर, जो कि जवाब है नहीं कर रहा है, यानी कि यहां पर ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है। प्रोसेस बन गया ना, ठीक है, याद नहीं करना पड़ा हमें, प्रोसेस हमने बिल्ड कर लिया। और यही चीज आपको करनी है, तो क्वेश्चंस के जरिए अपनी नॉलेज एनहांस करना है और कुछ नहीं। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, R3। ठीक है, R3 की तरफ बढ़ते हैं। तो R3 में हम क्या करेंगे 1333, ठीक है, 1333, ठीक है। अब ये जो R3 रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियरली दिख रहा है हमें, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करें, अगर 13 है तो 31 होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, वो भी मिल गया मुझे, ठीक है। बाकी पे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी को चेक करें, अगर तो 13 है तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसमें पहले 3 आ रहा हो, तो 3 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 1,3 आना चाहिए, जो कि यहां पर मौजूद है, यानी कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। डन, इजी। अब बढ़ते हैं R4 इज इक्वल टू A क्रॉस A, यानी कि A पे जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं A क्रॉस A, वो हम यहां पर कर सकते हैं। और अब देखो 1,1, 1,2, 1,3, ठीक है, A क्रॉस A में लिखता हूं क्योंकि A मुझे गिवन है 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3। फिर आएगा मेरे पास 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3, ठीक है, रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के अंदर मैं ऑब्जर्वेशन करूं तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि इस रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 मौजूद हैं, यानी कि RST अगर मैं लिखूं तो R की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये जो एलिमेंट है ये सिमेट्रिक को भी सेटिस्फाई करते हैं और ट्रांजिटिविटी को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो इन पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 1, 2 लेता हूं मैं, 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, जो कि आप उसकी परछाई के फॉर्म में यहां देख सकते हो, 2, 1 मौजूद है, ठीक है। 1, 3 लेता हूं तो 3, 1 मौजूद होना चाहिए, जो कि ये रहा, ठीक है। अब मैं 2, 3 लेता हूं तो 3, 2 होना चाहिए, जो कि देखो ये रहा। अब 3, 3 तो है ही, यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब बारी आती है ट्रांजिटिविटी को, तो डायगोनल एलिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। 1, 2 है, अगला एलिमेंट देखो जहां पर 2 मौजूद हो, तो यहां पे मैंने 1, 2 लिया, 1, 2 लिया, अगले एलिमेंट जहां पर 2 मौजूद है आगे, वो आपकी नेक्स्ट रो है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2,1, ठीक है। और फिर 1, 2 को दोबारा से लेता हूं 1, 2, अगला लिखता हूं 2,2, फिर से 1, 2 लेता हूं और यहां पर लिखता हूं मैं 2,3, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए 1,1, जो कि मौजूद है। इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 1,2, जो कि मौजूद है, वो देखो इसी के अंदर है। इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 1,3, जो कि मौजूद है। तो इट मींस अभी तक इसने ट्रांजिटिविटी को फॉलो किया है। अब फिर से चलते हैं 1,3 लेते हैं, यहां पर 3 कर देता हूं, यहां पर 3 कर देता हूं, यहां पर 3 कर देता हूं, तो वो रो जिसमें 3 पहले आता है, वो एलिमेंट जिसमें 3 पहले आता है, तो ये बन जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए 1,1, 1,2, 1,3, जो कि ऑलरेडी यहां पर हम देख चुके हैं मौजूद है, ठीक है। फिर अगला बढ़ते हैं 2, 1 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला लेवल आता है मेरे पास 2, 1, ठीक है। अभी तक मेरी ट्रांजिटिविटी फॉलो हो रही है 2, 1, ठीक है। तो जिसमें 1 आता है वो ये रहा, तो सीधा मैं यहां पे लेता हूं 2, 1, 1 आ रहा है, तो 1 के साथ क्या आता है 1 आएगा, यानी 2, 1 आएगा, 2, 2 आएगा। अब देखो हमारी प्रोसेस और फास्ट हो रही है, और 2, 3 आएगा, 2, 3 आएगा, जो कि ये तीनों के तीनों यहां पर प्रेजेंट है, ट्रांजिटिविटी फॉलो हो रही है। अब 2, 2 लेता हूं, 2, 2 लेता हूं, ठीक है, ये तो ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर ही रहा है, तो नो इश्यू इन दैट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे 2, 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2, 2 से भी हम चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिविटी से 2, 2 के लिए हमने चेक किया था, लेकिन 2 वाले कौन कौन से हैं, 2, 1 है, 2, 2 है और 2, 3 है। तो देखो इसके जरिए क्या आएगा 2, 1 आएगा, मौजूद है, 2, 2 आएगा, मौजूद है, 2, 3 आएगा, मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने चेक कर लिया, ऐसे ही 1, 1 और 3, 3 के लिए भी होगा। अब चलते हैं 2, 3 की तरफ, ठीक है। तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, यानी कि 2, 1, सॉरी 3 वाला लूंगा, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, ट्रांजिटिविटी फॉलोड। 3, 1 पे चलते हैं, तो 1 के साथ क्या आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3 डन। 3, 2 है मेरे पास, तो 3, 1, 3, 2, 3, 3 डन। 3, 3 के लिए भी इसी तरीके से डन, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन बन गया आपका रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो फाइनली हम लिख देते हैं कि ये रिलेशन हो गया हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। डन। सो सी कितना इजी है इन चीजों को करना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पर एप्लीकेशन में मैंने इसको एज अ इमेज आपको प्रोवाइड कर रखा है इन क्वेश्चंस का, जो कि एमएल खन्ना बुक के थ्रू हैं। तो
आप जो इसके बाद वाला एक्सरसाइज है जिसमें अगेन हमने क्वेश्चंस को ही एक्सप्लोर किया है, उसको करने से पहले जो पेज आपको दिया हुआ है उसमें पहले उन क्वेश्चंस को सेल्फ करना एंड देन उसके बाद इस लेक्चर अगले लेक्चर को वीडियो को देखना, क्योंकि इस लेक्चर को आप पहले देख चुके हो तो आपको पता चल गया है कि भाई अब हमें अपना माइंडसेट क्या रखना है। नाउ यू आर रेडी। तो अगले वीडियो लेक्चर जिसके अंदर हम लोग फर्दर मोर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको करने से पहले एक बार सेल्फ उन क्वेश्चंस को ट्राई करना एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को आप कंटिन्यू करना। तो इस लेक्चर के जरिए हम लोगों ने क्या देखा कि क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते हैं, दे आर सुपर इजी। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इज राइट डायरेक्शन में हमको अपने आप को एजुकेट करना है और क्वेश्चंस के जरिए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है और नॉलेज को हासिल करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस को करने का भी वही तरीका है जिस वे में हम लोग लर्निंग को ले रहे थे नेचर से, वो है आपका ऑब्जर्वेशन, टॉकिंग मैथमेटिकली विद द नेचर, गणित के जरिए उससे बात करना और सही सवाल का पूछना, यानी आस्किंग द राइट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां पर मजा आया होगा, क्वेश्चंस देख के आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि यस दे आर सुपर इजी, हमें इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो अगर आपको सच में ये चीज सुपर इजी लग रही है तो ये चैप्टर से बच्चे डरते हैं। आप अपने रिव्यू ले सकते हो अपने दोस्तों से या फिर जो 12th में पढ़ रहे हैं, जो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ये सब करते हैं, इन क्वेश्चन से जनरली लोग डरते हैं। और ये क्या बोलूं मैं इसको, कोई वर्ड मेरे को कैच नहीं हो रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में ना पढ़ने की वजह से ये चैप्टर मुश्किल हुआ है। अदरवाइज देखा जाए तो ये कितना सुपर इजी सा चैप्टर है। तो अगर आपको सही नॉलेज मिल रही है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और हमारे एप्लीकेशन को शेयर करना, क्योंकि यहां पर हम कोई टिप्स एंड ट्रिक्स का रास्ता नहीं अपनाने वाले हैं, हम प्योर साइंस का जो एक्चुअल नॉलेज का रास्ता है जिससे हमारी मेंटालिटी डेवलप होगी, हम इवॉल्व करेंगे, वो वाली पढ़ाई हम लोग यहां पर करेंगे। तो अगर आपको लगता है, यहां पे मैं अगर वर्ड का यूज इसलिए कर रहा हूं, अगर आपको मेरी इच्छा सही लगती है, ह्यूमैनिटी को 4 कदम आगे ले जाने के लिए ऐसा महसूस कराती है, तभी आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसको शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट वे ऑफ एजुकेशन फैले। इफ यू बिलीव इन माई विजन, जो मेरा विजन है वो है राइट वे ऑफ एजुकेशन को स्प्रेड करना। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।